अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारी रीडिंग वीडियो है ये जनरल ट्रेनिंग रीडिंग बुक 15 है हमारे पास और इसका सेक्शन 1 है। ठीक है जी, टेस्ट 1 है। क्वेश्चन 15 टू 27 सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। जब आप किसी छत पे या छतों पे काम करते हैं तो उस दौरान जो सेफ्टी का क्या रखना पड़ता है, वो कैसे ख्याल रखना पड़ता है। तो चलें हम इसके बारे में काम करते हैं, देखते हैं जी। हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, हमें पहले वो देखना होगा। ठीक है जी, आप देख रहे हैं सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। सो लेट्स गो टुवर्ड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर फ्रॉम 50 to 22. No more than 3 words and or numbers. Okay, and or numbers. Okay, नो मोर देन 3 words. ओके, ये आप जो इन्फॉर्मेशन है ये हमेशा कोशिश करें याद रखने की। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो गलत होगा एंड इट वुड बी अ ग्रेट डिजास्टर फॉर यू। ओके, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत के साथ कर रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे पास सेफ्टी व्हेन वर्किंग। सो यू कैन से कंप्लीट द नोट्स बिलो। ठीक है जी, नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं और नोट्स हैं सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला तो है इन्वेस्टिगेशन शो दैट ओवर हाफ ऑफ फॉल्स, यानी आधे से ज़्यादा जो लोग गिरते हैं ना, आर फ्रॉम लेस देन, वो किसी कितने परसेंट से ज़्यादा गिरते हैं, कितने नंबर से कम गिरते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई परसेंटेज दी होगी, कोई ना कोई नंबर दिए होंगे। ठीक है जी, कोई ना कोई मीटर्स दिए होंगे। तो वो हम देखते हैं कि इसको जब रीड आउट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। पहली बात है जी हमारे पास, देखिएगा ज़रा, ये देखें इन्वेस्टिगेशंस। ओके, इन्वेस्टिगेशंस इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। कहता है इन्वेस्टिगेशंस बाय मार्क से सेफ इनटू फॉल्स दैट अकर वाइल वर्किंग एट हाइट शो, कि जो लोग ऊंची जगह पे काम करते हैं उनकी जो गिरने की बाइस बनती हैं ना ये चीज़ें, वो है, कहता है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में बताती है, शो बताती है दैट, ठीक है जी, दैट मोर देन 50% फॉल्स, मोर देन 50% फॉल्स। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो कहता है ओवर हाफ ऑफ फॉल्स। देखें इंतहाई खूबसूरत तरीके के साथ सुने, ओवर हाफ ऑफ फॉल्स लिखा है, वहां पे वो कहता है दैट मोर देन 50% ऑफ फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन, आर फ्रॉम लेस देन। चलें जी देखते हैं, देखिएगा, आर फ्रॉम अंडर, आर फ्रॉम अंडर, लेस देन किससे है जी, 3 मीटर, 3 मीटर से जो कम होती है हाइट, वहां से लोग जो हैं वो 50% से ज्यादा लोग वहां से गिरते हैं। ठीक है जी, 3 मीटर से कम। अब देख लें, ओवर हाफ ऑफ फॉल्स, तकरीबन आधे से ज्यादा जो लोग गिरते हैं ना, वो तकरीबन 3 मीटर से कम जो ऊंचाई होती है उससे गिरते हैं, 3 मीटर्स। इवन यू कैन से 3 meters, METERS। एंड अगर आप METRES लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। एक अमेरिकन है, एक यूके के हैं। नेक्स्ट है जी, मोस्ट फॉल्स आर फ्रॉम लैडर्स एंड रूफ्स, फॉल कॉस्ट 24 मिलियन पर ईयर्स, द मेजोरिटी ऑफ फॉल्स। ज़्यादातर ये जो लोग गिरते हैं उनकी अकरौन कहाँ कहाँ पे गिरते हैं, देखते हैं जी ज़्यादातर कहाँ से गिरते हैं। ठीक है, अब हमने 24 मिलियन भी वहां पे पढ़ा, ये देखिएगा 24 मिलियन ईयर टू से नथिंग फॉर द ह्यूमन कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम दीज मोर इंजरीज। ये देखिए मोर इंजरीज हैपन्स, मोर इंजरीज है, ये देखिए द मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स, ज्यादातर जो फॉल्स होती हैं या इंजरीज होती हैं अक्रॉन, वो कहाँ पे होती हैं, देखिएगा ऑन भी लिखा हुआ है साथ। तो कहाँ से होती हैं जी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट से, रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स है तो आप लिखेंगे रेजिडेंशियल। ठीक है, आपने अपने स्पेलिंग जो हैं वो आपके ठीक होने चाहिए, रेजिडेंशियल।
building sites, because no more than 3 words and you are allowed to write 3 words. रेजिडेंशियल्स, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा से स्पेलिंग गलत हो गए, रेजिडेंशियल्स, ठीक है, रेजिडेंशियल्स, DENTI, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है साइट्स जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स हैं 17 द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स कहते हैं खतरे को, ठीक है, एट द प्लानिंग स्टेज बिफोर वर्क बिगिंस इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो काम शुरू होने से पहले जो स्टेज है उसकी प्लानिंग कर लें, उस जगह की प्लानिंग कर लें, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है जी। हैजर्ड जो खतरा होता है उसको कहते हैं, ठीक है, एट द प्लानिंग स्टेज बिफोर वर्क बिगिंस इफ पॉसिबल, काम शुरू करने से पहले आप मनसूबाबंदी कर लें, ठीक है, ताकि खतरा जो है उसको क्या किया जाए, खतरे को हम देखते हैं जी कि खतरे को क्या किया जाए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच इंजरीज, इन इंजरीज से बचने के लिए, ठीक है, हैजर्ड असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट, हैजर्ड असेसमेंट, हैजर्ड जो है, जो खतरा है उसको जांच लेना चाहिए, ठीक है जी, शुड बी कैरिड आउट फॉर ऑल वर्क ऑन द रूफ्स टू असेस पोटेंशियल डेंजर्स, कि कहाँ पे खतरात हैं। इट इज एसेंशियल दैट द हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर द वर्क स्टार्ट्स, ये देखिए बिफोर द वर्क स्टार्ट्स, ठीक है, हमारे यहाँ भी अगर देखें तो बिफोर द वर्क स्टार्ट्स है, यहाँ पे बिफोर द वर्क स्टार्ट्स देख रहे हैं, बिफोर द वर्क स्टार्ट्स व्हेन कंडीशन सच एज वेदर और वर्क नंबर्स चेंज, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जी नेक्स्ट, वो कहते हैं एंड दैट द नेसेसरी इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस एंड सिस्टम्स ऑफ वर्क आर प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन शुड बी रिपीटेड, आइडेंटिफिकेशन शुड बी रिपीटेड, अगर कोई खतरा है उसकी शनाख्त को बार बार दोहराया जाए पीरियडिकली, और व्हेन देयर इज चेंज एंड कंडीशन, जब कोई कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल द वेदर, वेदर की भी बात करता है, वेदर और नंबर ऑफ स्टाफ ऑन साइट, अब ये नंबर्स की भी बात करता है, वेदर की वर्कर्स नंबर्स चेंजेस की बात करता है। अब बात करेगा यहाँ पे, हम देखते हैं, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इज वेदर इट इज़ पॉसिबल, पहली चीज़ तो ये है कि ख्याल रखें कि आया कि ये मुमकिन है टू एलिमिनेट दिस हैजर्ड, कि इस खतरे को कम किया जा सके मुकम्मल तौर पर, सो दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ फॉलिंग, ताकि जो वर्कर्स हैं वो जो गिरने के खतरात हैं उनका सामना ना करें, ठीक है जी। दिस कैन समटाइम्स बी डन एट द डिज़ाइन कंस्ट्रक्टिंग प्लानिंग एंड टेंडरिंग स्टेज, अब देख लें, दिस सम कैन समटाइम्स बी डन एट द डिज़ाइन, ये किया जाता है कब, जब कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के दौरान किया जाता है, टेंडरिंग स्टेज, ठीक है जी, स्टेज वहाँ पे जो टेंडरिंग स्टेज है, ठीक है जी, वो किया जाता है, तो इसका मतलब है इसके साथ साथ प्लानिंग की जाती है ताकि खतरा जो है वो उससे गिरे ना, ठीक है जी। तो होता क्या है, करना क्या है, ये देखें कि डैश द हैजर्ड एट द प्लानिंग स्टेज बिफोर द वर्क बिगिंस इफ पॉसिबल, तो अगर आपने काम करने शुरू करने से पहले प्लानिंग कर ली है स्टेज की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब देख लें ज़रा। अब कहता है द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इज वेदर इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट द हैजर्ड, कि वो ख़तरे को कम करना मुमकिन है मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर ख़तरे को कम करना है, सो दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ फॉलिंग, ताकि लोग जो हैं वो गिरे ना, गिरने के खतरा से दो चार ना हो। अच्छा, दिस कैन समटाइम्स बी डन एट द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के वक्त, ठीक है जी, ये प्लानिंग की जाती है, कंस्ट्रक्टिंग प्लानिंग्स तामीर के वक्त की जाती है, और टेंडरिंग स्टेज और स्टेज के वक्त, ये देखें स्टेज है, प्लानिंग है, तो किसको कम करने के लिए जी, ये देखिए ज़रा, वो कहते हैं कि एलिमिनेट द हैजर्ड, eliminate eliminate means reduce, eliminate क्या करना है, eliminate the hazard at the planning stage, ठीक है ना जी, प्लानिंग स्टेज जो है काम शुरू करने से पहले अगर मुमकिन हो
तो प्लानिंग स्टेज पर जो खतरात हैं उसको कम करें, जो खतरा है उसको कम करें, ये भी देख लें जी। इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस हैजर्ड कम्प्लीटली, ये हैजर्ड कंप्लीट करें सो दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सपोज, ताकि वर्कर्स जो हैं वो गिरे ना, खतरा से दो चार ना हो। और ये कब करना चाहिए? जब आप डिज़ाइन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं या टेंडरिंग स्टेज करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा, प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन। एज प्रोटेक्शन, प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन। आप एज प्रोटेक्शन यूज करके फॉल गिरने से बच सकते हैं। एज प्रोटेक्शन क्या है? एक तो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है जी। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ये है कि कोई जो आप कोई तख्ते वगैरह हैं उनको लगाकर, ठीक है जी, एक तो ये है। अच्छा, और इसके अलावा ये क्या है? तो देखते हैं जी, इसके अलावा और क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं सम फॉर्म ऑफ एज प्रोटेक्शन। एज प्रोटेक्शन भी दी हुई है, शुड बी यूज टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग। वहाँ पे कोई एज प्रोटेक्शंस भी दी जाती है, ठीक है जी, ताकि वर्कर्स जो है उस प्रिवेंशन के थ्रू गिरे ना, ठीक है। प्रिवेंशन है वो उनको सहारा दे। इट मे बी पॉसिबल टू यूज़ द एग्जिस्टिंग स्कैफोल्ड। वो वहाँ पे मौजूद जो तख्ते हैं, तख्तों की कोई चीज़ बनाई हुई है, उसको यूज़ करें ताकि ये जो है वो अपने गिरने से बच सके। स्कैफोल्डिंग एज एज प्रोटेक्शन। अच्छा, एक तो स्कैफोल्डिंग है और स्कैफोल्डिंग है, और दूसरी चीज़ कौन सी है? इफ़ दिस नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, आप देख सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है स्कैफोल्डिंग एज एज प्रोटेक्शन, इफ़ दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर ये काबिल अमल नहीं है ये वाली, देन टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म, ये देखें, तो फिर क्या करना है? टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म शुड बी यूज्ड। तो फिर टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करें। ये देखिएगा, प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन, स्कैफोल्डिंग, और क्या है? टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म। ये ले लें, टेम्परेरी, ठीक है, वर्क प्लेटफॉर्म, वर्क प्लेटफॉर्म, स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी, जो ज़ख्म का अमकान है उसको कम करती है। क्या? बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करने से जो चोट का अमकान है वो कम हो जाता है। देखते हैं जी, क्या है जो कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे। इन केसेस वेयर सच प्रोटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इस तरह की जहाँ पे प्रोटेक्शन जो है, हिफाजती चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, देन स्टेप्स शुड बी टेकन, तो फिर इकदामात लिए जाने चाहिए टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ एनी हार्म रिजल्टिंग, किसी भी खतरे को खतरे के आई मीन नतीजे के तौर पर, ठीक है, ये कम करना चाहिए, इसको कोई स्टेप्स लेने चाहिए इस बारे में ताकि खतरा कम हो सके। दिस मीन्स कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ सेफ्टी नेट, इसका मतलब है कि अगर आप कंसिडर करते हैं, अगर आप सोचते हैं इस्तेमाल करने का, किसका? सेफ्टी नेट का, एंड अदर सिमिलर सिस्टम्स टू मेक इट लेस लाइकली दैट इंजरी विल काज्ड इफ़ अ फॉल डज अकर, ठीक है जी। अगर आप गिरते हैं तो इसके जो गिरते हैं तो आपके जो चोट के अमकान है इट लेस लाइकली, तो कम होंगे, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी, ठीक है जी, जो इंजरी चोट के अमकान है वो कम होते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज़ करने से? अब यहाँ पे देख लें दोबारा से, दिस मीन्स कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ सेफ्टी नेट्स, अगर आप सेफ्टी नेट के इस्तेमाल के बारे में सोचते हैं, एंड अदर सिमिलर सिस्टम, और इस तरह के दूसरे सिस्टम को, तो वो करती है, क्या करती है? लेस लाइकली दैट, लेस लाइकली, तो अमकान कम कर देती है कि आपको चोट लगेगी, ठीक है। इफ़ फॉल डज, अगर आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लगेगी, तो इसके चोट के अमकान जो हैं वो कम हो जाते हैं, होते हैं जी सेफ्टी नेट से। तो ये हमारे पास है यूजिंग सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट, ये देख लें ज़रा, सेफ्टी नेट्स। नेक्स्ट टाइम फिर देख लें, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी, ये सिंपल सा लिखा हुआ है, लेस लाइकली द इंजरी, लेस लाइकली, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ इंजरी, ठीक है जी। अगर आप यूज़ क्या करते हैं, देख लें जी, सेफ्टी नेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज शुड ओनली बी यूज फॉर लैडर्स, जो सीढ़ियाँ हैं ये इस्तेमाल की जानी चाहिए ओनली फॉर
किसके लिए? विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, जो ज़्यादा वक्त नहीं लेता। देखते हैं जी, लैडर ओनली बी एम्प्लॉयड, सीढ़ियाँ जो है वो यूज़ होनी चाहिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस वर्क, जो मरम्मत का शॉर्ट ड्यूरेशन, कम वक्त है, ड्यूरेशन मेंटेनेंस वर्क है उसके लिए। देखते हैं जी, दीज लेटर्स शुड ओनली बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस। ठीक है जी, आप यहाँ पे मेंटेनेंस लिख दें, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस वर्क भी कर सकते हैं आप, अगर आप लिखना चाहें मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, ठीक है जी, सिर्फ आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस वर्क भी कर सकते हैं। विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर एंड यूज रेगुलर। जी, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, आप देख लें यहाँ पे लेडर शुड ओनली बी एम्प्लॉयड, यहाँ पे सच एज टचिंग अप पेंट, पीपल यूजिंग लैडर्स शुड बी ट्रेंड, वो लोग जो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, एंड इंस्ट्रक्टेड, और हदायत दी जानी चाहिए इन द सिलेक्शन, कि उन्होंने कैसे सिलेक्ट करनी है सीढ़ियाँ, एंड सेफ यूज ऑफ लैडर, और किस तरह हफाजती तरीके से सीढ़ी को इस्तेमाल करना है। अब देख लें, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर सिलेक्शन, कि उन्होंने सिलेक्शन कैसे करनी है सीढ़ियों की। ठीक है जी, ये सीढ़ियों की सिलेक्शन कैसे करनी है, एंड यूज रेगुलर, और रेगुलर ऑफ लेटर इज रिक्वायर्ड। देखिए अब यहाँ पे भी देखते हैं, देयर शुड बी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मुआयना होना चाहिए ऑफ ऑल लेटर ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर, ये भी देख लें, एंड यूज रेगुलर, रेगुलर क्या होना चाहिए? इंस्पेक्शन होनी चाहिए इसकी, वो कहता है इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन, इसका मुआयना होना चाहिए। ठीक है जी, ऑफ लेडर इज रिक्वायर्ड, और एंड यूज रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ लेडर इज रिक्वायर्ड, और ये जो लेडर है, लेटर्स हैं, इनकी जो रेगुलर इंस्पेक्शन है, बाकायदगी से जो इनका मुआयना है, देखभाल है, वो भी की जानी चाहिए। आप यहाँ पे देखें, देयर शुड बी इंस्पेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दे आर सेफ टू यूज। तो देखते हैं जी, हम ये तो हमारा जो टेस्ट 1 का सेक्शन 2 का पार्ट 1। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा इसका पार्ट है वो कौन सा है। हमारे पास पार्ट जो है वो है मैटर्निटी अलाउंस फॉर विमेन। आप देख रहे हैं मैटर्निटी अलाउंस फॉर विमेन, ये भी इंतहाई अहम है और आसान है। देखते हैं हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है 23 to 27। ठीक है जी, हमारे पास जी, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, नो मोर देन, ये देख लिए 23 27 है। ठीक है, वो कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, दीज आर द सेंटेंसेस एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। क्वेश्चंस फ्रॉम 23 to 27, no more than 2 words, okay, or a number. The maximum amount of money a woman can get each week, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे एक औरत हासिल कर सकती है हर हफ्ते, वो कितने हैं। देखते हैं जी, एक तो आपने ये देखा है पाउंड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट ही आएगी। देखते हैं जी कौन सी अमाउंट यहाँ पे वो जिक्र करता है। अब यहाँ पे देखें ये अमाउंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही जाएंगे। The amount you can get, the amount you can get, I mean maternity allowance you can get on your eligibility, depends on your eligibility, आपकी एलिजिबिलिटी, अहलियत पे डिपेंड करती है। यू कैट गेट ईदर, या तो आप हासिल कर सकते हैं 140.98 पाउंड अ वीक, एक वीक के, और 90% ऑफ योर एवरेज वीकली अर्निंग्स, और जो आपकी 90% वीकली एवरेज अर्निंग है, जो कमाई है, वो आप हासिल कर सकते हैं, विच इज़ लेस फॉर 39 वीक्स, जो कि 39 वीक्स में कम है। अब देखें $27 अ वीक है फॉर 14 वीक्स, आप $27 जो हैं वो एक वीक के हासिल कर सकती हैं 14 हफ्तों के लिए, या फिर 90% आप हासिल कर सकती हैं 39 वीक्स के लिए, या फिर आप सबसे ज़्यादा, ये देखें मैक्सिमम की वो बात करता है, 140.98 जो आपके पाउंड्स हैं,
आप वो हासिल कर सकती हैं। तो वो कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमारे पास डॉलर में दी गई है। तो कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो है 140.98 दी गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग फॉर अ टाइम, थोड़े वक्त के लिए अगर आप हैं ना, डज नॉट नेसेसरीली मीन, इसका हरगज मतलब नहीं है दैट अ वुमन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी अलाउंस, क्योंकि औरत जो है वो मैटरनिटी जो अलाउंस है उसके काबिल नहीं है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि नेसेसरीली मीन है, ज़रूरी नहीं कि एक औरत जो है वो मैटरनिटी अलाउंस के काबिल नहीं है। कैसे काबिल नहीं है देखते हैं जी यहाँ पे जी। अब यहाँ पे देखते हैं कि maternity allowance for 39 weeks है। You might get maternity allowance for 39 weeks if one of the following applies. You are employed, you are self-employed, you are self-employed, you are employed, you are self-employed and pay class 2 national insurance including voluntary, you have recently stopped working। ठीक है जी। अब यहाँ पे you may still qualify, फिर भी आप क्वालिफाई करते हैं इवन इफ यू हैव रिसेंटली स्टॉप्ड वर्किंग, अगर आपने काम करना बंद कर दिया है। अब देखें यहाँ पे, ये देखिए यू विल नॉट बी, इसका हरगज मतलब नहीं है कि आप इसके मैटरनिटी अलाउंस के काबिल नहीं हैं, नॉट एलिजिबल फॉर इट नेसेसरली मीन, इसका मतलब ये नहीं है, ये डजेंट नेसेसरी मीन, इसका हरगज मतलब नहीं है कि वो औरत जो है वो मैटरनिटी अलाउंस के काबिल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें यू में स्टिल क्वालिफाई, अभी भी आप कर सकते हैं, यानी काबिल हैं। कब? जब आपने काम करना बंद कर दिया है। इट डजेंट मैटर इफ यू हैड डिफरेंट जॉब्स, इसका कोई है अगर आपके पास दूसरी जॉब्स भी हैं, और पीरियड्स या फिर वो टाइम व्हेन यू वर अंडर एम्प्लॉयड, या वो टाइम, ये देखें फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है जी, फॉर अ टाइम अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, और डज नॉट नेसेसरीली मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत इस काबिल नहीं है कि वो मैटरनिटी अलाउंस जो है उसके काबिल नहीं है। तो बीइंग अनएम्प्लॉयड सॉरी अब फिर देख लें, बीइंग अनएम्प्लॉयड फॉर अ टाइम डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट अ वुमेन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी अलाउंस। ठीक है जी, कि अनएम्प्लॉयड या बगैर काम के होने का कुछ वक्त के लिए हरगज ये मतलब नहीं है कि वो औरत जो है मैटरनिटी अलाउंस के काबिल नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ये भी यहाँ पे देखें जरा, you may still qualify even if you have recently stopped working, it doesn't matter if you had different jobs, और periods when you stop working, periods ये देखें far times, फॉर अ टाइम। ठीक है, तो फिर आप कहता है और पीरियड व्हेन यू आर अंडर अनएम्प्लॉयड, पीरियड देखें डज नॉट दैट विमेन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर भी आप इस काबिल हैं। इन ऑर्डर टू क्लेम अपनी इस मैटरनिटी अलाउंस को क्लेम करने के लिए अब वुमेन मस्ट सेंड, औरत को भेजनी चाहिए, और अ स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन, एक तो और अ स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन है, सर्टिफिकेट है, और एक और चीज़ है एज एविडेंस फॉर हर इनकम, अपने इनकम या आमदनी के सबूत के तौर पर स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भेजना चाहिए। कोई और चीज़ भी है, वो कौन सी चीज़ है जी, वो देखते हैं हम। You will need an MAI claim form available online, आपको ज़रूरत है मैटरनिटी अलाउंस, जो आपका मैटरनिटी अलाउंस है उसके आए है इंश्योरेंस क्लेम के फॉर्म की ज़रूरत है, अवेलेबल, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन प्रिंट दिस एंड फिल इन इट, आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, इसको फिल करेंगे और फिल इट ऑनलाइन करेंगे। यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड अ पे स्लिप, आपको ज़रूरत है पे स्लिप देने की, और अ सर्टिफिकेट ऑफ स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशंस, ये देखेंगे, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशंस का देंगे एज प्रूफ ऑफ योर इनकम, प्रूफ ऑफ योर इनकम के तौर पर, ये देखिएगा ज़रा, कहता है कि आप देंगे स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन एज एविडेंस ऑफ हर इनकम, अपने इनकम के सबूत के तौर पर स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख लें, ये भी देखेंगे जरा, कहता है कि
सर्टिफिकेट ऑफ स्मॉल अर्निंग्स एग्जाम्पशन एज प्रूफ ऑफ योर इनकम, प्रूफ ऑफ योर इनकम, एक तो ये है। अब फिर देखें और इससे पहले क्या है जी, पे स्लिप, यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड, आपको ज़रूरत है देने की, क्या मुहैया करें, पे स्लिप दें और ये कार्ड दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्लिप देनी है, पे स्लिप्स, ठीक है जी, पे स्लिप्स हैं, स्लिप ही है, पे स्लिप्स नहीं है। तो अगर तो प्लूरल है तो प्लूरल लिखें, अगर सिंगल है तो सिंगल लिखें। इन ऑर्डर टू क्लेम, अगर आप दावा करती हैं अ वुमेन में नीड टू प्रोवाइड, तो वुमेन को प्रोवाइड करना पड़ेगा एज एविडेंस ऑफ द ड्यू डेट, किसी ड्यू डेट जो सही डेट है उसका सबूत देना पड़ेगा। अगर आप जी, अब कहता है एज प्रूफ ऑफ, एंड प्रूफ ऑफ बेबीज ड्यू डेट, बेबी की ड्यू डेट का प्रूफ देना पड़ेगा, सच एज डॉक्टर्स लेटर, जैसे कि डॉक्टर का लेटर। अब यहाँ पे देखें, इन ऑर्डर टू क्लेम, आप अगर मैटरनिटी अलाउंस का क्लेम करती हैं और औरत को ज़रूरत है कि टू प्रोवाइड को वो दे एविडेंस ऑफ ड्यू डेट, एविडेंस ऑफ ड्यू डेट तो है, ये देखें एविडेंस ऑफ ड्यू डेट है, ये प्रूफ ऑफ द बेबीज ड्यू डेट ये है, और सच एज डॉक्टर्स लेटर, ठीक है जी। तो प्रूफ देना क्या है ये देख लें, इन ऑर्डर टू क्लेम अ वुमेन में नीड टू प्रोवाइड डॉक्टर्स स्लिप, देख लें डॉक्टर्स, बिल्कुल जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप, सॉरी ये डॉक्टर्स लेटर है, डॉक्टर्स स्लिप नहीं है, तो यहाँ पे उसने डॉक्टर्स लेटर लिखा है, हम डॉक्टर्स लेटर ही करेंगे, ठीक है जी, डॉक्टर्स लेटर, ये ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन समवंस, पेमेंट जो है वो मुतासर हो सकती है बाय डिफरेंसेस इन समवंस, किसी के जो डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, उनमें से आप किसी चीज़ में इख्तलाफात लिख के दे देते हैं तो आपकी पेमेंट मुतासर हो सकती है। सच एज रिटर्न टू वर्क, जैसे कि आपने कब काम में वापस जाना है, एंड द लोकल जॉबमेंट प्लस मस्ट बी कन्फर्म्ड, और लोकल जॉब सेंटर प्लस जो है वो भी जो है मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, कि उसको भी इन्फॉर्म हर सूरत में करना होगा, ठीक है जी। तो पेमेंट मे बी अफेक्टेड, तो हो सकता है आपकी पेमेंट अफेक्ट हो बाय डिफरेंसेस इन समवंस, समवंस कैसे, अब देखते हैं जी। यहाँ पे यू शुड रिपोर्ट एनी चेंजेस, आपको चाहिए कि अगर कोई चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, तो उनको रिपोर्ट करें, ठीक है जी। मस्ट इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू योर सर्कमस्टेंसेस, किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं जी, अपने हालात के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो बैक टू वर्क टू योर लोकल जॉब सेंटर प्लस, अगर आप काम पे जाते हैं, वो काम पर अपना लोकल जॉब सेंटर पर, एज दे कैन अफेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, हाउ मच अलाउंस यू गेट, कि आपने कितना अलाउंस हासिल करना, ये चीज़ें। इफ़ यू गो बैक टू वर्क, जब आप काम जाना है उसके बारे में, और आपने इन्फॉर्म करना है लोकल जॉब सेंटर प्लस को, ठीक है। ये चीज़ें अगर इनमें कोई डिफरेंसेस आता है, यानी चेंजेस आती है, तो इससे आपके अलाउंस जो हैं उनमें उनमें जो है वो अफेक्ट होगा। अलाउंस जो है वो मनी, वो देख लें, पेमेंट जो है, पेमेंट जो है वो अलाउंस है, मे बी अफेक्टेड, वो क्या अफेक्ट होगा बाय डिफरेंस, अगर आप उसमें रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। यू शुड रिपोर्ट एनी चेंजेस, अगर आप देते हैं रिपोर्ट उसमें कोई डिफरेंसेस हैं, तो योर सर्कमस्टेंसेस, आपके हालात के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो आपके डिफरेंसेस कहाँ आएंगे, पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन समवन्स सर्कमस्टेंसेस, किसी के हालात में, ठीक है जी, सर्कमस्टेंसेस, आप देख सकते हैं, दिस इज सर्कमस्टेंसेस, पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन समवन सर्कमस्टेंसेस सच एज रिटर्न टू वर्क, कि जो कब काम पे जाना है इसमें कोई डिफरेंसेस ना हो, जॉब सेंटर को इन्फॉर्म करना है, अगर यहाँ पे हुआ तो फिर आपकी पेमेंट जो है वो अफेक्टेड होगी, ठीक है जी, अगर आपने वहाँ पे कोई डिफरेंस बताया है। यहाँ पे भी देख लें, शुड रिपोर्ट एनी चेंजेस, अगर कोई चेंजेस हैं तो आपको कोई बदलाव है, ठीक है, तो वो बताना चाहिए कि आपने कब काम पे जाना है, आपने लोकल सेंटर जॉब्स को बताना है, जॉब सेंटर प्लस को बताना है, एज दे कैन अफेक्ट हाउ मच अलाउंस यू गेट, क्योंकि अगर आपने कोई डिफरेंसेस होंगे, कोई गलत रिपोर्ट होगी, तो आपका दे कैन अफेक्ट, तो आपके मुतासर हो सकते हैं, मच अलाउंस,
आपके पैसे जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। पेमेंट में भी अफेक्टेड, देखते हैं बाय डिफरेंसेस इन सम सर्कमस्टेंसेस। तो ये थे हमारे आज का जो टेस्ट 1 है, और इसके जो टेस्ट 1 है सेक्शन 2 है, ये मैटरनिटी अलाउंस देख सकते हैं आप। ये हमारे पास मैटरनिटी अलाउंस है फॉर विमेन। आप देख सकते हैं ये सारे का सारा जो है हमारे पास ये, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, यू शुड रिपोर्ट एनी चेंजेस टू योर सर्कमस्टेंसेस, ये है, आपने देखा है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो बैक टू वर्क, आपके जो चेंजेस हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में कोई डिफरेंसेस है वो बताएं सर्कमस्टेंसेस के बारे में। इफ़ यू गो बैक टू वर्क, अगर आप काम पे जाते हैं, टू योर लोकल जॉब सेंटर, अपने लोकल जॉब सेंटर को बताएं। दे कैन अफेक्ट, अगर आप इनमें कोई डिफरेंसेस रखते हैं तो दे कैन अफेक्ट हाउ मच अलाउंस यू गेट, तो आपकी पेमेंट जो है वो इससे मुतासर होगी, आपका अलाउंस जो है वो मुतासर होगा। अब यहाँ पे भी देख लें, इसमें जो आपने अभी पढ़ा है वो भी ये देख लें। पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंसेस इन समवन्स सर्कमस्टेंसेस, पेमेंट आपकी मुतासर हो सकती है बाय डिफरेंसेस इन समवन्स सर्कमस्टेंसेस, कि आपके जो हालात हैं, जो आपने रिपोर्ट्स दी हैं उनमें आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि आपने कब काम पे जाना है और आपने लोकल जो जॉब सेंटर प्लस है उसको इन्फॉर्म किया है कि नहीं। अगर इनमें कोई आएगा तो फिर आपकी पेमेंट जो है वो मुतासर हो सकती है। देखिए ये, you should report any change to your circumstances. For example, if you go back to work to your local job center, as they can affect how much allowance you get। ठीक है जी, ये देख लें, तो ये आ रहा है, ठीक है। आप हमारा एक तो हमारा जो पैसे था वो मैटरनिटी अलाउंस फॉर वर्किंग है, दूसरा हमारा जो पहला पैसे था वो हमारे पास है रीडिंग, जीटी रीडिंग है हमारे पास, ये है सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जीटी रीडिंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।